हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी वर्णमाला के प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग 51वां क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगती है कृपया हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में नई खुशियाँ, नए उमंग और नया वो लेके आए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो आप सबको पता है कि स्वर ध्वनि दीर्घ भी होती है, ह्रस्व भी होती है, प्लुत भी होती है, अर्थात तीनों, उपर्युक्त तीनों। ठीक है। फिर आते हैं आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का विशिष्ट क्या है। तो वैशिष्ट्य पूछ रहा है कि वह वर्ण का वैशिष्ट क्या है। तो पहले देखिए, ओष्ठ है क्या ये? वह, हाँ। स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श तो नहीं है। ओष्ठ है, स्पर्श है, वह स्पर्श भी है। जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण भी है। अघोष है, अघोष भी है, और निरनुनासिक भी है। ठीक है। तो वही चीज़ नीचे भी दी है, दोनों ही। ये अघोष नहीं है, एक बात इसमें गलत लिखी है, अघोष नहीं है, ये घोष है। वह वर्ण कैसा है? घोष है ना। तो दंत्योष्ठ है, ओष्ठ नहीं है, दंत्योष्ठ है पहला नाम। और दूसरा स्पर्श व्यंजन है, हाँ ये सही है। और तीसरा अल्प प्राण भी है, लेकिन यह घोष है और निरनुनासिक है, मतलब अनुनासिक नहीं है। इस तरह से वह वर्ण की विशिष्टता हमारे सामने आती है कि यह द्वयोष्ठ है, मतलब दोनों होठों से बोला जाता है ना। वह बोलिए, दोनों होठों का प्रयोग करके ही आप होष्ट वह बोल सकते हैं। स्पर्श व्यंजन भी है, मगर अल्प प्राण है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? महाप्राण। तो अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण है, लेकिन यहाँ पे घोष दिया है, यहाँ पे अघोष। तो ये घोष वर्ण है और निरनुनासिक है। ठीक है। इसमें दो चीज़ें अलग है, एक तो द्वयोष्ठ है और एक अल्प प्राण। तो दिया घोष है ना, और निरनुनासिक। तो ये हमारे व वर्ण की विशेषता है कि द्वयोष्ठ है, स्पर्श व्यंजन है, अल्प प्राण है, घोष और निरनुनासिक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। फिर 53वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से अर्ध स्वर क्या कहलाता है? तो आपको पता है य, व, य और व, ये दोनों ही अर्ध स्वर कहलाते हैं ना। फिर महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण जो है दूसरे और चौथे वर्ण को बोला जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सा है? ध्वनि है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो इसमें आप बताइए। च क्या है? अल्प प्राण, क्योंकि ख अभी हम लोगों ने पढ़ा दूसरा और चौथा महाप्राण होता है ना। तो इसमें अल्प प्राण पूछा है, तो देखिए ख, थ, फ सब दूसरा है, लेकिन च पहला अक्षर है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो देखो, क से लेकर म तक हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, लेकिन यह अंतस्थ पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। फिर आते हैं 58 क्वेश्चन पे। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ पूछ रहा है, तो क और ख हमारी कंठ ध्वनियाँ। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में श ध्वनि है, तो श ध्वनि कैसी होती है? आप सबको पता है, स्व ध्वनि तालव्य होती है, ऊष्म होती है ना। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो देखिए, ब भी ओष्ठ है, म भी ओष्ठ है, और ऊ भी, लेकिन बड़ा आ पूरा मुंह खुलता है ना, तो आ हो जाता है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण पूछ रहा है, तो अल्प प्राण में आपका च, ज, इ आ जाएगा, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा यही है ना। फिर 2 और 4, तो 1 और 2 हमारा 2 और 4, हाँ 2 और 4 हमारा महाप्राण होते हैं, और 1, 3 और 5 अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हमारे वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता। मतलब अवर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो आकाश वर्ण का अर्थ है नहीं। जबकि रंग है, रंग मतलब होता है कलर, वर्ण इसको बोलते हैं। जाति भी होता है वर्ण, मतलब जाति में भी वर्ण, और अक्षर को तो वर्ण बोलते ही हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष मतलब होता है
पहला और दूसरा, है ना, तीसरा चौथा पांचवा अघोष, पहला दूसरा घोष। किन ध्वनियों के अनुसार अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं हम भाई? स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनियों को। हाँ बिल्कुल सही है, हमारा पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ अनुस्वार नहीं होती। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ भी अनुस्वार नहीं कही जाती। अब व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ भी अनुस्वार नहीं होती, है ना। स्वर के बाद आती है तो हमें अनुस्वार, नासिक या अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए इसमें रिवाज में नहीं है, बाकी क्री द्रि, कृष्ण कृपा हो गया, कृष्णा हो गया और दृष्टि, लेकिन रिवाज इसमें री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें पूछ रहा है दंत्य वर्ण कौन सा है? आप सबको पता है कि त वर्ग जो होता है वो दंत्य कहलाता है, तो ये हमारा दंत्य वर्ण होता है। अब आते हैं हम लोग ये 68 क्वेश्चन पे। ये घ का उच्चारण स्थान कौन सा है पूछ रहा है। तो देखिए घ का हमारे कंठ होता है, आप सबको पता ही है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? शब्दकोश के अनुसार आपको लगाना है, तो स के बाद ये देखिए अंग बिंदी का गया तो सबसे पहले यही आएगा, क्योंकि अंग कहाँ चला जाता है हमारी वर्णमाला में, और ये वर्णमाला में कहाँ, स्वर में, है ना। तो सकल, पहले संतान हो गया, फिर सकल हो गया, फिर च नहीं आया, क्ष आया। क्यों आया? क्योंकि छत्री का, है ना। सक्षम, फिर सचल लास्ट में, है ना। संतान, सकल और सक्षम, फिर सचल, है ना। फिर हमारे आते हैं महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो यहाँ पे ये पहला अक्षर है, व है, और ये च पहला ही अक्षर है, तो यहाँ पे थ थर्मस का हमारा हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, और हाँ हमें क्या सुझाव दे रहे हैं आप लोग ये भी बताएं, और आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है और हमें क्या सुधार करना चाहिए, है ना दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।